हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो अपना एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है त्रिभुज, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले वीडियो में हमने आपको जो अपना 5th चैप्टर था एनसीईआरटी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में कुछ बताया था और उसकी एक दो एक्सरसाइज को शायद किया भी था। बट आज में जो आपका जो यूपी बोर्ड है उसने अपना एक नया सिलेबस अपडेट किया था साइट पे, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी देर आज उस सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि उसमें जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उसमें कुछ तो वो चैप्टर हैं जो हम लोगों ने अब तक कर लिए हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो अभी हमने नहीं किए हैं। तो जो अब नया सिलेबस है उसका क्या डिवाइडेशन है, कैसे उसे करना है, कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, पहले उसके बारे में चर्चा कर दें। 5वां चैप्टर हमने इसीलिए बीच में छोड़ दिया क्योंकि 5वां चैप्टर अब जो हमारा मतलब 2021 मतलब 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उससे चैप्टर 5 को भी अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो जब चूँकि उससे लिए हटा ही दिया गया है, उसका जितना हो गया है उसे आप लोग छोड़ दीजिए। और भी बताते हैं क्या क्या छोड़ दिया गया है, पहले आप सही से एक बार सिलेबस को देख लें। और चलिए पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए अब जो अपना नया सिलेबस है, ठीक है, वो बस ये है। आपका जो जुलाई मंथ में हमें करना था वास्तविक संख्याएं, आई थिंक हम लोगों ने उसे जुलाई से पहले कर लिया है और हमारा वो ख़त्म भी हो चुका है। उसके बाद अगला आया आपका चैप्टर 2, उसमें आपका अगस्त मंथ का जो सिलेबस है वो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण है। तो ये भी सिलेबस हमने अपना पहले से कर रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आपका चैप्टर आता है सीधे त्रिभुज। कौन सा है? त्रिभुज, जिसका अध्ययन हम आज से शुरू करते हैं। और त्रिभुज के बाद आपका है निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। त्रिकोणमिति में जो हमारे लिए पढ़ना है उसमें केवल त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक है, उसमें अभी हम बता देंगे आपको क्या करना है। उसके बाद रचनाएं जितनी भी दी हैं सारी की सारी रचनाएं करना है, इसमें कोई कम नहीं है। उसके बाद है देखिए हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग बीच में देख रहे हैं मासिक परीक्षा कराएं या उसमें जो भी है प्रोजेक्ट वर्क, हम बाद में आप लोगों को बता देंगे कि कौन सा किसे बनाना है। एक एक प्रोजेक्ट वर्क अभी छुट्टियों के दिनों में आप लोग, मतलब आगे आने वाले दिनों में जब भी आपको फ्री मिले या कोई छुट्टी पड़े उस दिन आप लोग संडे में उसे बना सकते हैं। तो अपना रचनाएं होगा, रचनाओं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तीय क्षेत्रफल तथा आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, और उसके बाद सांख्यिकी। बस इतने हमारे चैप्टर हैं। मतलब जो मेन है इसे आप देख लीजिए जो हटा दिया गया है। तो पहला चैप्टर है आपका बहुपद। बहुपद जो हम लोग कर चुके हैं, चैप्टर 2 था एनसीईआरटी का, उसके लिए अब हटा दिया गया है। अर्थात हम लोगों ने कर लिया होगा, आप लोगों ने भी कापी पे भी इसको कॉपी कर लिया होगा, उसे आप लोग अब अध्ययन उसका नहीं करेंगे। अगला है चैप्टर 5 जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, लगभग हमारा समाप्ति पे था 1-2 वीडियो पे। तो अब हमें चैप्टर 5 भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अगला है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से इसका संबंध ऊंचाई एवं दूरी से है। फिलहाल एक बार मैं और इसे कंफर्म करके आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है ऊंचाई दूर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हाइट एंड डिस्टेंस। अब हमें हाइट एंड डिस्टेंस का भी अध्ययन नहीं करना है। और अगला जो 11th चैप्टर है, इसमें जो नंबर्स दिए हैं वो सब एनसीईआरटी की बुक के हैं। उसका जो 11th चैप्टर है वृत्त, हमें वृत्त मतलब जो ज्योमेट्री का पार्ट था वृत्त, अगर हम लोग एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे तो त्रिभुज के बाद जो चैप्टर है आपका वृत्त, अब वो वृत्त चैप्टर हमें नहीं करना है। और उसके बाद में एक और चैप्टर है जो हम इसमें देखें, आपको ऊपर दिखाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये चैप्टर इसे करना है। लेकिन जो एक केवल चैप्टर आपका वृत्त है वो अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, अर्थात इस चैप्टर 11th चैप्टर का हमारे लिए अध्ययन नहीं करना है। और एक सबसे लास्ट वाला चैप्टर था जो आपका प्रायिकता है 15th चैप्टर, उसका भी अध्ययन अब नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारा हमारा सिलेबस था अपना 9th का। इसमें इन्होंने सिलेबस को आगे बढ़ा दिया है, मतलब इन्होंने यहाँ पे अगर हम लोग देखें
तो इनका जो लास्ट चैप्टर हुआ है वो जनवरी में जाके इन्होंने सांख्यिकी को ख़त्म किया है। ठीक है, उसके बाद फरवरी में जो है वो आपका पुनरावृत्ति कराने को कहा है, लेकिन हम लोग अपने जिस स्पीड से चल रहे हैं वैसे बहुत तेज़ नहीं है, धीरे धीरे ही चल रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे और हमें लगता है कि हम लोग अपना अक्टूबर या नवंबर तक सिलेबस को ख़त्म कर लें, ताकि हम लोगों को रिवीजन का समय भी, अगर स्कूल खुलते हैं तो वहाँ पे रिवीजन का समय भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखना, जो भी आपकी जो ये चैप्टर हैं इन्हें नोट कर लो, और ये सारा सिलेबस आज जो है हम ग्रुप में डाल देंगे। अभी कुछ बच्चों का फ़ोन आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो ये सारे सिलेबस का PDF है जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट हैं, ये उसे देख लेंगे, एक बार सारे सिलेबस का सही से अध्ययन कर लेना, और जो चीज़ उसमें आने वाली नहीं है उसे हटा देना। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए है तो उसे हमें करें। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 जो है उसका थोड़ा सा, आज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए आज उसकी एक ही एक्सरसाइज का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर 6 की जो पहली एक्सरसाइज है वो 6.1 है। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, क्यों चैप्टर में स्पेशली हमारे सर्वांग सम और समरूप जो टर्म्स हैं उनको समझना है। तो पहले हम आपको सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। उससे पहले आप लोग छोटी सी एक्सरसाइज है, हम इसका एक अभी स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज देंगे। बस ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोग एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए होता क्या है। अब एक है आपका समरूप और एक है सर्वांग सम। हमने समरूप के बारे, सर्वांग सम के बारे में पिछले चैप्टर में काफ़ी कुछ, मतलब 9th क्लास में पढ़ा है। सर्वांग सम वो आकृतियाँ होती हैं जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसी होती हैं। जैसे अगर एक हमारा कोई त्रिभुज है, इसकी ये भुजा इस टाइप से हमने बना लिया, ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, और ये आपकी सपोज करिए 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो और मैं एक और बिल्कुल इसी टाइप का एक त्रिभुज और बनाएं जिसकी भुजा हमारी बिल्कुल यही हो, मतलब उसकी भुजाएं 2, 3 और 4 हैं। तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं। अर्थात सर्वांग सम त्रिभुज वो होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे को क्या कर लें, ढक लें। जैसे जो दो हमारे हैंड्स होते हैं उन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो वो हमारे जो हैंड्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एग्जैक्टली ढक लेते हैं। तो हमारे हैंड्स कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो समरूप है, समरूप क्या होता है। समरूप में बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते, बिल्कुल एक दूसरे को नहीं ढकते, बट वो देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं देखने में। जैसे एक हमारा हैंड ले लो और एक हम छोटे से बच्चे का हैंड ले लो, तो हमारा हैंड और एक बच्चे का हैंड वो दोनों सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसका हैंड बड़ा होगा और छोटे बच्चे का हैंड छोटा होता है। बट वो दोनों कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप में जैसे अगर हम सपोज करिए एक हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक, और इस त्रिभुज की सपोज करिए सारे एंगल ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। एक और त्रिभुज बना लें, चाहे ये थोड़ा छोटा है या बड़ा है, इसकी हम साइड्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसके भी जो आपके एंगल्स हैं वो 60 60 60 है। ठीक है, कितना भी बड़ा हम त्रिभुज बना सकते हैं। सपोज करिए एक ये है, ये एंगल जो इसके हैं वो 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ये जो तीनों त्रिभुज हैं ये कैसे हैं, सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम क्यों नहीं है कि जैसे ये सपोज करिए त्रिभुज हमारा ABC है, ये वाला त्रिभुज हमारा PQR है, तो इसके सर्वांग सारे अंग समान नहीं है। मतलब ये भुजा देखिए इसकी छोटी है, यहाँ लगभग सिमिलर हो गया इसलिए हमने हटा दिया, PQ थोड़ा बड़ा है, बट ऑल एंगल्स आर इक्वल। सभी जो एंगल हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं।
तो ये दोनों ही त्रिभुज, या हम कहें कि ये तीनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है। अब समरूप कौन कौन सी आकृतियां समरूप हैं 6.1 में सिर्फ इन्होंने यही हमारे लिए समझाया है, यही हमसे इतना के बारे में ही पूछा है कि आखिर कौन कौन सी आकृतियां समरूप हो सकती हैं। तो अगर हम एक कोई वृत्त बनाए, सपोज ये एक आपका क्या हमने बनाया, सर्कल बनाया। ठीक है, एक हम और सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, देयर आर 2 सर्कल्स। क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं? सर्वांगसम तो नहीं है ना। अरे भाई, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका सरकमफ्रेंस जो है वो इसके कंपेयर में कम होगा, इसका जो एरिया है वो इसके कंपेयर में कम होगा, अर्थात इसके सर्वांग सम तो नहीं है, बट देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना। अर्थात दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों फिगर आपके कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। यहाँ एक चीज़ और याद रखेंगे, जो समरूप त्रिभुज होता है, जो समरूप फिगर वो होते हैं, आकृतियाँ होती हैं, उनका सिंबल ये होता है। ठीक है। और 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सर्वांग सम होते हैं उनका ये इक्वल के ऊपर ये होता है। ये काहे का सिंबल है, सर्वांग सम का है। ये काहे का सिंबल है, समरूप का है। ठीक है। अब अच्छा विचार करते हैं कि क्या सारे त्रिभुज, सारे वृत्त ही समरूप होंगे? हाँ, कैसा भी वृत्त हो, लेकिन कैसे होंगे, सारे वृत्त कैसे होंगे, समरूप ही होंगे। ठीक है। तो क्या सारे त्रिभुज भी समरूप होंगे? क्या सारे त्रिभुज भी समरूप होंगे? तो भैया सारे त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो आपस में समरूप हैं। अब हम एक ऐसा बना लें त्रिभुज, इस त्रिभुज का ये एंगल हो गया सपोज करिए 60 डिग्री, ये हो गया आपका 80 डिग्री, और ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है। तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम तो नहीं ही है और समरूप भी नहीं है। तो कौन से त्रिभुज? देखिए, वृत्त तो आप जैसे भी हैं सारे के सारे वृत्त समरूप होते हैं, लेकिन ये जो आपके क्लोज्ड फिगर होंगे ये कब समरूप हो सकते हैं? समरूप होने की कंडीशन है कि इनमें भुजाओं की संख्या समान हो। क्या हो? भुजाओं की संख्या समान। पहली बात तो भैया इसमें भी 3 भुजाएं हैं, यहाँ कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं हैं, इसमें भी कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं हैं। समान की क्या भुजाओं की संख्या समान होना ही एक कंडीशन है कि कोई आकृतियां समरूप होंगी? नहीं भाई, अगर आपकी भुजाएं बराबर हैं, 3-3 हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो त्रिभुज हैं या कोई भी आकृति, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, वो आपका समरूप हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी फिर कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि इनके जो कोण हैं, मीन संगत कोण समान हो। ठीक है। अगर ये 2 कंडीशंस हमको मिलती हैं, कोई क्लोज्ड फिगर है, अगर उसमें भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है, और उनके संगत कोण बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज कैसे हैं, ये मतलब आकृतियाँ कैसी हैं, समरूप हैं। ठीक है, आकृतियाँ कैसी हैं, समरूप हैं। इसमें थर्ड कंडीशन ऑटोमेटिकली उसमें अप्लाई होगी कि जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती। मतलब अगर ये 2 कंडीशन है तो थर्ड वाली होगी। अगर संगत भुज, अब संगत भुजाएं क्या है? देखिए, संगत भुजाओं से मतलब हमारा ये है, और समानुपाती से मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे 2 ट्रायंगल हैं, इसकी ये भुजा है 2, 3, 4, सॉरी देख नहीं रहा होगा, भुजाएं क्या हैं आपकी? 2, 3 और 4, त्रिभुज ABC। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। फिर अगेन PQR। देखिए यहाँ पे अगर ये भुजा 2 है, 3 है, 4 है,
तो इनकी संगत भुजाएं, मतलब इस भुजा के संगत ये हुआ। संगत भुजाएं वो भुजाएं होती हैं जब हम उन त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखें, तो जो भुजा जिस भुजा के ऊपर आए, कंडीशन आपको रहेगी ये एंगल एंगल के ऊपर आए। जैसे सपोज करिए ये है आपका 60, ये है सपोज आपका 70 और ये है आपका 50, ठीक है। तो ये 60, 70 और 50 एंगल, इक्वल एंगल, एक इक्वल एंगल के ऊपर अगर आप रख दीजिए, ठीक है, तो जो भुजा जिसके ऊपर आएगी वो संगत भुजा कहलाती है। इसमें संगत भुजा को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम इसको लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर होगा किसके, PQR, त्रिभुज PQR। आगे हम बताएंगे जब अगला चैप्टर भी करेंगे, अगली एक्सरसाइज। आज वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ी बातें बता रहा हूँ। ये तो ये इसका संगत चिन्ह, ये जरूरी नहीं हो सकता है इसका इस वाले एंगल की जगह ये वाला 60 होता, ठीक है, तो ये वाला मतलब 50 होता, ये वाला 60 होता, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये त्रिभुज ABC का PQR नहीं होता, तो क्या हो जाता आपका PRQ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये 3 कंडीशंस हैं अगर कोई भी आपकी आकृति है। अब देखिए वृत्त में तो कोई त्रिभुज है ही, कोई कोण बनता ही नहीं, वृत्तों में तो कोण है ना भुजा है, सिंपल एक है परिधि, तो सारे वृत्त आपके कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि त्रिभुज, तो त्रिभुज सर्वांग समरूप हैं ऐसा जरूरी नहीं है। त्रिभुज आपके समरूप हो भी सकते, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर त्रिभुज इस टाइप से हैं, जैसे 60-60 हमने ले लिया, ये 60 किसकी कंडीशन होती है, ये होती है आपकी समबाहु त्रिभुज की। अर्थात अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं जिनका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, हर हाल में सर्वांग सम ही, सॉरी समरूप त्रिभुज ही होंगे। आइए फिर अब हम बात करते हैं अपना जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज थी 6.1, उसके कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। पहला है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। पहला क्या है, सभी व्रत होते हैं, 2 चीज़ें सर्वांग सम समरूप, तो अभी बताया व्रत सर्वांग सम तो नहीं होते, है ना, कोई व्रत छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो क्या आ जाएगा इसमें आपका समरूप, ठीक है, क्या आएगा यहाँ समरूप। दूसरा है सभी वर्ग। अब देखो जैसा अभी हमने समरूप त्रिभुज की बात की थी, सॉरी समबाहु त्रिभुज की बात की थी, वही यहाँ पे है आपका सभी वर्ग। देखिए जो वर्ग हैं बेटा, उनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो सभी वर्ग भी आपके सदैव कैसे होंगे, समरूप होंगे, सर्वांग सम तो नहीं हो सकते, ठीक है। अगला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी त्रिभुज किस टाइप के त्रिभुज, 2 टाइप हो गए, हाँ, समद्विबाहु और समबाहु। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज जो होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, यहाँ पे ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर हैं, ठीक है। एक और हमने इसी टाइप का त्रिभुज बना लिया, और यहाँ पे ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे समझ लीजिए, ये त्रिभुज है आपका ABC, ये त्रिभुज है आपका PQR। क्या ये त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? समरूप त्रिभुज की हमने पहली कंडीशन यहाँ देखिए बताई है कि भुजाओं की संख्या समान हो, तो भुजाएं भैया तीनों में तो 3-3 है, त्रिभुज हैं तो। दूसरा संगत कोण समान हो। अब ये कोण समान होने की क्या गारंटी है भाई, हो सकता है कि ये वाला यहाँ पे 80 डिग्री हो और ये वाला यहाँ पे आपका 40 डिग्री हो, नहीं। अब अगर ये आपका 80 डिग्री होगा तो ये 2 बचे हुए, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये आपके 50-50 हो गए, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। और ये यहाँ कितना हो जाएगा आपका 70-70 हो जाएंगे। अर्थात अगर आपके त्रिभुज 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो 2 समद्विबाहु त्रिभुजों का समरूप होना जरूरी नहीं होता। तो वही था इस क्वेश्चन में। देखिए फिर से, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज कैसे होना चाहिए समरूप होने के लिए, समबाहु होना चाहिए। दूसरा है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे बहुभुज से मतलब है आपका त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, वो समरूप हो सकता है कब, यदि उनके संगत कोण किसी भी मतलब समरूप आकृति के जो संगत कोण है वो सदैव ही समान होते हैं,
तो यहाँ पे क्या होगा, समान अर्थात कैसा, बराबर। और दूसरा, उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, अभी अभी बताया था कि संगत भुजाएं कैसी होंगी, समरूप होंगी। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, कोई भी दो समरूप आकृतियों के आप दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका एक, जैसे पहले वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला हो जाएगा आपके समरूप त्रिभुज। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज कैसे होंगे, सॉरी समरूप त्रिभुज नहीं, सॉरी समबाहु त्रिभुज। दो समबाहु त्रिभुज हो गए ना, कैसे होंगे, समरूप होंगे। उसके बाद क्या है आपका, वर्ग। दूसरा मतलब इसके दो हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज और दूसरा हो जाएगा वर्ग। अगला है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, एक विषमबाहु त्रिभुज ले लीजिए, या एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज और वर्ग आपस में नहीं हो सकते, वर्ग और आयत आपस में समरूप नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इनके मतलब कोई फिक्स आंसर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। समरूप में थोड़ा दिमाग लगाना, इसमें तो कुछ भी लिख दीजिए। अगला बताया उन्होंने, तीसरा कहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। अब ये देखिए, सबसे पहले कंडीशन थी भुजाएं बराबर हों, तो यहाँ भुजाएं 4 4 हैं। दूसरा है कि वो भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। देखिए समानुपाती मतलब बताया था, उनमें कोई एक संबंध हो, जैसे एक 1.5 है तो ये 1.5 दूनी 3 है, ये 1.5 है तो ये 3 है, ये 1.5 है ये 3 है, ये 1.5 है ये 3 है। तो इस हिसाब से तो हो रहा है। बट जो सबसे पहले कंडीशन है, 4 भुजाएं हो, संगत कोण बराबर हो, तो देखिए ये जो लगा होता है ना ऐसा बेटा, ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये है आपका 90 डिग्री को शो करता है। ये जो सिंबल है इसका मतलब ये क्या है, ये एंगल 90 डिग्री का है। अर्थात इसके ऑल एंगल्स कितने 90 डिग्री हैं, बट इसमें ये लगा है क्या, नहीं। अर्थात ये जो आपका चतुर्भुज है ये कैसा है, वर्ग है। और ये वर्ग है क्या, ये वर्ग नहीं है। जब ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग है, अर्थात ये दोनों चतुर्भुज समरूप चतुर्भुज नहीं है। ठीक है। अगला हमारा है त्रिभुजों की समरूपता। इसके बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।